अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 आपके प्रैक्टिस एंड डाउट का क्या कहता है? फॉलोइंग आर द बैलेंसेज एट 1st Jan 2020 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ डेल्टा लिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सर आपको बैलेंसेज दिए गए हैं 1 जनवरी 2020 के लिए, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपको बनानी है 31 दिसंबर 2020 के लिए। तो सर ये आपके पास ओपनिंग बैलेंसेज आ गए। ठीक है जी। क्या क्या है सर आपके पास? ऑथोराइज शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिटेन अर्निंग, कोई 8-10 आपके पास तो वो बन गए। अच्छा सर, इसमें एक चीज का ध्यान, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ये चीज क्या आ गई अचानक से? सर ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब आपको बाय, जब आप कंपनी अपनी रजिस्टर करा रहे होते हो तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो आपके कंपनी के बायलॉज, जो आपके कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें आप मेंशन करते हो कि हमारी कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इतने शेयर्स इशू कर सकती है। लेट से आपने मेंशन कर दिया कि 1 मिलियन शेयर्स इशू कर सकते हैं। सही है जी। तो अब आपकी कंपनी लेट से अगर जनवरी 2010 में शुरू हुई है, सही, ये आगे चलती जाएगी, शेयर्स इशू करती जाएगी, शेयर्स इशू होते जाएंगे, इशूएंस ऑफ शेयर्स होते जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि नंबर ऑफ शेयर्स जो है इशू होते होते 1 मिलियन पे पहुंच जाएंगे। सही है जी। इस पॉइंट के बाद अगर कंपनी मजीद शेयर इशू करना चाहे तो वो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसने अपने मेमोरेंडम में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है कि हम सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन शेयर इशू करेंगे। ठीक है जी। तो अगर कंपनी 1 मिलियन शेयर इशू कर दिए एक मरतबा, उसके बाद वो दोबारा से मजीद शेयर इशू नहीं कर सकती। सर लेकिन अगर जरूरत पड़े तो सर फिर वो अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करती है। सही, वो पूरा प्रोसेस कंपनी लॉ का अलग कहानी है, लेकिन फिर उसको अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना पड़ता है। अच्छा जी, अब इस चीज का इसमें क्या काम है बैलेंस शीट में या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में? सर बैलेंस शीट में इसका क्या काम है? सिंपली एक लाइन आइटम के तौर पे मेंशन होता है। सिर्फ एक लाइन आइटम लिखा जाता है कि भाई हमारा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इतना है। सही, वो किसी चीज में ऐड नहीं होता, वो किसी चीज में सब्ट्रैक्ट नहीं होता, सिर्फ फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स लिख दिया जाता है। सही। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में इसका क्या काम है? कोई काम नहीं है। सही, फालतू है। तो सर क्या करें फिर? इसको कुछ नहीं करना, इग्नोर कर देना, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो फिर आपके पास बैलेंसेस कौन कौन से बने सर? आपके पास आया शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड रिटेन अर्निंग। ठीक है जी। Following information is available on 31st December 2020. An asset showed an indication of impairment. After careful assessment, the following information was obtained. क्या information मिली सर? कैरिंग अमाउंट जो है हमारे एसेट की वो 680,000 थी ऑन 31st दिसंबर। फेयर वैल्यू उस एसेट की 650,000 थी, वैल्यू इन यूज 630,000 थी, और कॉस्ट टू सेल दी एसेट वॉज ₹30,000। तो सर मतलब एविडेंटली नजर आ रहा है कि इस इंफॉर्मेशन से हम एक इम्पेयरमेंट लॉस निकालेंगे। ठीक है, उसका करना क्या है वो हो सकता है आगे बता दे सवाल। द एसेट इज वैल्यूड यूजिंग कॉस्ट मॉडल एंड द डेप्रिसिएशन वाज करेक्टली अकाउंटेड फॉर, मतलब डेप्रिसिएशन में कोई एडजस्टमेंट हमने नहीं करनी होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अ समरी ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड आर एज फॉलोज। सर 31 दिसंबर 2019 2020 दोनों के लिए आपके पास फाइनल डिविडेंड भी आ रहे हैं, इंटरिम डिविडेंड भी आ रहे हैं। फाइनल में आपने कैश भी पे किया, बोनस भी पे किया, सिमिलरली इंटरिम में भी आपने कैश पे किया और बोनस पे किया। तो सर अगर मैं ध्यान दूं, अपने सवाल के हिसाब से देखूं, तो 31 दिसंबर 2019 फाइनल डिविडेंड के लिए यूज हो रहा होगा। ठीक है जी। और 31 दिसंबर 2020 इंटरिम डिविडेंड के लिए यूज हो रहा होगा। ठीक है जी। तो सर ये वाला जो स्लॉट है आपका, ये आप फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए यूज करोगे, और ये वाला स्लॉट जो है आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए यूज करोगे। इंटरिम डिविडेंड्स वर डिक्लेयर्ड विद सेमी एनुअल अकाउंट्स व्हाइल फाइनल डिविडेंड्स वर पेड इन मार्च। ठीक है जी। तो सर अगर मैं एक अपनी क्रोनोलॉजी बनाना शुरू करूं, मार्च में फाइनल डिविडेंड आया, और सेमी एनुअल अकाउंट्स मीनिंग जून में 30 जून या 1 जुलाई को मैंने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया। फिर उसके बाद ऑन 25th अप्रैल 2020 अ राइट इशू ऑफ 35% वाज मेड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹14 पर शेयर। तो सर बीच में मार्च और जून के बीच में आया अप्रैल,
जिसमें हमने राइट इशू किए। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर वॉज ₹48 पर शेयर ड्यूरिंग द ईयर 2020। सर पूरे साल के दरमियान हमारी मार्केट प्राइस जो थी शेयर की वो 48 थी। सर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि आपकी शेयर प्राइस जो है पूरे साल के लिए सेम रहे, फिक्स्ड रहे, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ क्वेश्चन उन्होंने एक एवरेज मार्केट प्राइस आपको निकाल के दे दी कि भाई आप जितने भी शेयर इशू कर रहे हो उसके लिए मार्केट प्राइस आप 48 पर शेयर अज्यूम करके काम करें। ठीक है जी। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं 31 मई 2020 डीएल इशूड 120,000 ऑर्डनरी शेयर्स टू परचेज अ मशीनरी। तो सर अप्रैल के बाद मई आया, तो ये मई में हमने इशू किए शेयर्स। तो क्रोनोलॉजी में क्या चेंज हुआ, मार्च को हमारा फाइनल डिविडेंड आया, अप्रैल को रिटेन अर्निंग्स राइट इशू हुआ, मई में हमने शेयर्स इशू किए, जून में कहीं जाके हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया। ठीक है जी। इसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व stood against at 31st December 2020 stood at ₹345,000। सर ये 345,000 क्या है सर, आपका क्लोजिंग बैलेंस है। 31 दिसंबर का क्लोजिंग बैलेंस आपको बता दिया। डीएल प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1564,000 एक्सक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन अबव। सर ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ये इम्पेयरमेंट लॉस, ये एक ऐसी चीज है जो आपके प्रॉफिट को इफेक्ट कर रहा होगा, सिर्फ एक ये इम्पेयरमेंट लॉस ही इफेक्ट करेगा। सर बाकी इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ राइट, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, कोई भी चीज प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करती। तो मतलब मुझे करना क्या होगा सर, जो भी मेरा प्रॉफिट आया है इसमें से मुझे इम्पेयरमेंट लॉस को एडजस्ट करना होगा इफ इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, अगर हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस जनरेट होता है। ठीक है, अगर नहीं जनरेट हुआ तो जो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है उसी को यूज करके आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट पॉइंट में बोल रहा है कि डीएल ट्रांसफर इट्स 12% आफ्टर टैक्स प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व ईच ईयर। हर साल 12% प्रॉफिट जो है हम रिटेन अर्निंग में से निकाल के जनरल रिजर्व में डाल देते हैं। बट दिस ईयर दे डिसाइडेड टू ट्रांसफर 3% मोर ऑफ देयर यूजुअल प्रैक्टिस। सर ये जो चीज है 3% मोर ऑफ देयर यूजुअल प्रैक्टिस, और इस चीज में भी मोर ऑफ का मतलब वर्ड, इस चीज को जरा ध्यान में रखिएगा। जब इस ट्रांसफर पे हम पहुंचेंगे तब मैं इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है जी। तो सर सवाल का तो हमने अच्छी तरीके से ऑपरेशन कर लिया, अब सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। मुझे बनाना है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर डेल्टा लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी for the year ended 31st December 2020। बैलेंसेस क्या क्या है सर मेरे पास? मेरे पास था शेयर कैपिटल, मेरे पास था शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम के अलावा मेरे पास था जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व के साथ साथ रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड रिटेन अर्निंग। रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड रिटेन अर्निंग। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहली चीज मैं क्या लिखूंगा? ओपनिंग बैलेंस जो मेरा है, सवाल ने ही सबका बैलेंस बताया मुझे। 2.45 मिलियन, 1.34 मिलियन, 245,000, 368,000 एंड 3.87 मिलियन। ठीक है जी। तो शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आ गया 2450,000,000। शेयर प्रीमियम का आ गया 1340,000,000। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस मेरे पास बना 245,000 का। सही है जी। और रिवैल्यूएशन रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस सवाल ने हमें बताया 368,000 का। रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस 3.87 मिलियन। ठीक है जी, ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस आ गए। पहला हेड किस चीज का बनता है सर? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर है। प्रॉफिट को लेकिन सर मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना है। क्यों? मुझे इम्पेयरमेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो सर मैं यहीं पे थोड़ी सी जगह खाली करके इम्पेयरमेंट की एक वर्किंग बना लेता हूं। सही है जी।
सर इम्पेयरमेंट के लिए अगर मैं कैलकुलेशन करूं, कैरिंग अमाउंट या कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट वाज 680,000। रिकवरेबल अमाउंट मुझे चाहिए होती है, रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कहां से निकलेगी सर? 650,000 फेयर वैल्यू है, 30,000 उसकी कॉस्ट टू सेल है, तो माइनस कर दूं तो मेरे पास 620,000 मेरे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बन जाती है। वैल्यू इन यूज सवाल मुझे बता रहा है 630,000, तो 630,000 को मैंने वैल्यू इन यूज अज्यूम लिख लिया। दोनों का हायर कौन है सर? 630,000 मीनिंग वैल्यू इन यूज। सर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, विच मीन देयर इज एन इम्पेयरमेंट इन द एसेट। तो इम्पेयरमेंट लॉस मेरे पास जनरेट हो गया 50,000 रुपीज का। सही है जी। सर 50,000 का लॉस आया है तो मैं इसको क्या करूंगा? प्रॉफिट में से एडजस्ट करूंगा। प्रॉफिट मैंने कमाया था 1564,000 का, तो देयरफॉर 1564,000 में से माइनस कर दूंगा 50,000 का लॉस। ठीक है जी। तो मेरे पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा 1514 मिलियन का। ठीक है जी। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में और कोई चीज नहीं है सर हमारे पास, और कोई अदर इनकम ओसीआई वगैरह हमारे पास नहीं है, तो हम चले जाते हैं ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स पे। ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स। सर क्रोनोलॉजी हमने क्या बनाई थी कि मार्च में हमने फाइनल डिविडेंड पे किया, अप्रैल में राइट इशू किया, मई में नॉर्मल इशू ऑफ शेयर्स हुए और जून में हमने इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया। ठीक है जी। तो फाइनल डिविडेंड से स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1 वाज फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड हमने सर कैश में भी पे किया था एट द रेट ऑफ 11% और बोनस भी इशू किया था एट द रेट ऑफ 8%। तो फाइनल डिविडेंड की फिगर कैसे निकलेगी सर? 2450 मल्टीप्लाइड बाय 11% विल गिव अस 269,500, जो कि हमारे प्रॉफिट रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। बोनस कैसे करूंगा? 2450,000 मल्टीप्लाइड बाय 8% जो बनता है 196,000, ये भी हमारी रिटेन अर्निंग में से माइनस हो जाएगा। लेकिन सर क्योंकि बोनस इशू है तो ये शेयर कैपिटल के अकाउंट में ऐड हो जाएगा 196,000, शेयर कैपिटल मेरा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। फाइनल डिविडेंड के बाद नेक्स्ट इज हमने क्या किया था? राइट इशू किया था। राइट इशू हमने किया था 35% का एट अ प्रीमियम ऑफ 14। तो सर राइट इशू की वर्किंग नीचे चल के बना लेते हैं। सर मेरा शेयर कैपिटल बिफोर राइट इशू कितना है? 2450 एंड 196,000। ठीक है जी। इन दोनों को टोटल करूंगा तो मेरे पास राइट इशू का टोटल आ जाएगा 2450,000 प्लस 196,000। सर इन दोनों को ऐड करूंगा मैं और डिवाइड कर लूं अगर मैं इसको 10 से, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे डिवाइडेड बाय 10। तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स जनरेट होते हैं 264,600। सर ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। सर इस 246,400 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं अपने राइट इशू परसेंटेज से 35% विच इज, तो मेरे पास नंबर ऑफ राइट इशू शेयर्स आते हैं मेरे पास 92,610 रुपीज, 610 शेयर्स सॉरी। ठीक है जी। इतने शेयर्स मैंने इशू किए फॉर माई राइट इशू। इस नंबर ऑफ शेयर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 10 से तो मेरे पास शेयर कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी, और इसी नंबर ऑफ शेयर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 14 से
तो मेरे पास शेयर प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी। तो 92610 मल्टीप्लाइड बाय 10 विल लीड टू 926100, और इसी चीज को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1296540। ठीक है जी, इस चीज को ऊपर लेके लिख लेते हैं। राइट इशू मेरे पास कितना आया, शेयर कैपिटल के अकाउंट में 926,100 और शेयर प्रीमियम के अकाउंट में 1296540। ठीक है जी, ये राइट इशू भी डील हो गया सर। अगली बारी इशुएंस ऑफ शेयर्स। कितने शेयर्स इशू किए थे सर मैंने? 120,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए थे टू परचेज अ मशीनरी। मशीनरी परचेज करने के लिए हमने 120,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए। अच्छा जी, अब इसकी मार्केट वैल्यू का क्या करें सर? मार्केट वैल्यू सवाल ने बोला है, क्या बोला है कि भाई 48 है पूरे साल के लिए, पूरे साल आपने 48 के हिसाब से काम किया। ठीक है जी, ये लिखी हुई ड्यूरिंग द ईयर 2020। तो मैं क्या करूंगा सर, 120,000 इंटू 10 विल गिव मी द अमाउंट फॉर शेयर कैपिटल, जो कि बनती है 1.2 मिलियन, और 120,000 इंटू 38 विल लीड टू 4560,000। सर मार्केट वैल्यू 48 थी, 48 में से 10 हटा दिए पार वैल्यू के, तो बचे 38 जो कि मेरे प्रीमियम में गए। थर्ड ट्रांजैक्शन तो हो गई सर मेरी इशुएंस ऑफ शेयर्स की, और लास्ट ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर वाज इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड भी सर दो हिस्सों में दिया था मैंने, एक कैश और एक बोनस। अच्छा जी सर, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड है तो ईयर 2020 का डिक्लेरेशन को देखूंगा, 12% और 10% के हिसाब से डिक्लेयर किया मैंने, तो एट द रेट ऑफ 12% एंड एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है जी सर, फिगर कैसे निकलेगी इंटरिम डिविडेंड की? टिल डेट मेरा शेयर कैपिटल कितना है? 2450, 196,000, 926,100 एंड 1.2 मिलियन। ये मेरा टोटल शेयर कैपिटल बन गया आज तक का। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा अपने डिविडेंड परसेंटेज से जो कि है 12%, तो मेरे पास डिविडेंड की फिगर आएगी जो कि बनती है 572,652। और इसी शेयर कैपिटल को अगर मैं अपने डिविडेंड परसेंटेज 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास फिगर बनती है 477,210। सही, लेकिन क्योंकि ये बोनस इशू है तो शेयर कैपिटल के अकाउंट में भी ऐड हो रहा होगा। ठीक है जी, ये सर मेरी ट्रांजैक्शन विद द शेयर होल्डर्स भी हो गई पूरी। अब क्या करें सर? इंटरनल ट्रांसफर्स के पास चले जाते हैं। इंटरनल ट्रांसफर कितने हैं सर? एक ही है? नहीं, दो हैं हमारे पास इंटरनल ट्रांसफर। कैसे पता चला सर? देखिए, एक तो रिवैल्यूएशन रिजर्व का अमाउंट है, अकाउंट है, और एक जनरल रिजर्व का अकाउंट है, तो मोस्ट प्रोबेबली दो ट्रांसफर्स होंगे। रिवैल्यूएशन रिजर्व अगेंस्ट द बैलेंस स्टूड एट 31st December 2020 stood at 345,000 sir. Closing balance of revaluation reserve account was 345,000. ओपनिंग बैलेंस था मेरे पास 368,000, क्लोजिंग बैलेंस है मेरे पास 345,000। तो सर ये डिक्रीज कैसे आया होगा? ये डिक्रीज ऐसे आया होगा कि मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व के अकाउंट में से कुछ अमाउंट निकाल के रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट में डाली होगी, जिसको मैं क्या कहूंगा? इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। ठीक है जी, तो एक तो ये इंटरनल ट्रांसफर आया मेरे पास, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। कैसे पता चलेगा सर? क्लोजिंग बैलेंस था मेरे पास 345, ओपनिंग बैलेंस है 368, इन दोनों को अगर एडजस्ट कर दूं तो बनता है मेरे पास 23,000, जो मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व के अकाउंट में से निकाले और रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट में ऐड कर दिए। नेक्स्ट इज जनरल रिजर्व का ट्रांसफर।
सर इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा, ये मैंने पहले भी आपको बोला कि सर हमारी प्रैक्टिस है हम यूजुअली 3% ऑफ द प्रॉफिट, 12% ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व के अकाउंट में। इस साल हमने डिसाइड किया कि वी विल ट्रांसफर 3% मोर ऑफ द यूजुअल प्रैक्टिस। यूजुअल प्रैक्टिस कितनी है 12%, इसका 3% कितना निकलेगा, मल्टीप्लाई बाय 3% कर दूं अगर मैं इसको, तो सर ये मेरे पास बनता है 0.36। तो सर मतलब आसान जबान में देखिए सर 12% 12 मल्टीप्लाई बाय 1.03 अगर मैं करूं तो मेरे पास फिगर आती है 12.36। सर मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा कि 12 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 15, इस हिसाब से क्यों नहीं कर रहा? सर वो बोल रहा है मोर ऑफ देयर यूजुअल प्रैक्टिस, अपनी यूजुअल प्रैक्टिस का 3% एक्स्ट्रा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यूजुअल प्रैक्टिस तो हमारी 12% है, इस 12% का 3% अगर मैं निकालता हूं तो वो बनता है 0.36। ये वो एडिशनल अमाउंट है जो मैं प्रॉफिट में से निकाल के जनरल रिजर्व में लेके जा रहा हूं। इसने ये नहीं बोला कि मैं अपनी प्रैक्टिस 3% से बढ़ा रहा हूं, इसने बोला कि प्रैक्टिस का 3% बढ़ा रहा हूं। तो मेरी प्रैक्टिस 12% थी, उसका 3% निकलता है मेरा 0.36, और वो 0.36 ऐड करके यानी 12.36% ऑफ द जनरल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। ठीक है जी। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना निकाला था हमने सर एडजस्ट करके 1,514,000। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 12.36% से तो मेरे पास फिगर आती है 187,130। ये चीज मैंने निकाली अपने रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट से और ऐड कर दिया इसको जनरल रिजर्व के अकाउंट से। ठीक है जी। ये मेरे पास अपना, अच्छा जनरल रिजर्व का अकाउंट थोड़ा सा साइड में चला गया, ये रिवैल्यूएशन और रिटेन अर्निंग्स। तो यहाँ पे आके सर मेरा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मुकम्मल हुआ। बस मुझे क्लोजिंग बैलेंसेस लिखने हैं जो कि है मेरे पास 5249,310। ठीक है जी। शेयर प्रीमियम का क्लोजिंग बैलेंस 719,6540। जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस 432,130। रिवैल्यूएशन रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस सवाल ने खुद ही बताया था 345,000, और रिटेन अर्निंग्स का क्लोजिंग बैलेंस 3704508। तो ये मेरा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी तैयार हो गया। उम्मीद है सर ये सवाल आपको समझ में आया होगा पूरा। मुश्किल चीज सिर्फ ऐसा जिसमें कोई नहीं थी, बस ये था कि सवाल थोड़ा सा लेंदी था और ध्यान में रखना था इस चीज को, ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व। ठीक है जी। अच्छा अगले सवाल की तरफ चलते हैं सर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14।